नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का बीए पार्ट 3 की हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। आज हम कल के जो अध्याय हैं उनसे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दो प्रकार की शैलियाँ प्रचलन में होती हैं। पद्य शैली में लिखे गए छंदों या छंद मुक्त कविताओं को हम काव्यशास्त्र के तहत, उसके नियमों के तहत समीक्षित करने का प्रयास करते हैं। वहीं गद्य के जो शैलियाँ होती हैं या गद्य की जो विधाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, उन्हें हम व्याकरणगत नियमों से और उस शैली विशेष के जो मूल तत्व होते हैं उनके आधार पर समीक्षित करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास अगर कुछ दैदीप्यमान नक्षत्रों पर टिका है, ऐसे महापुरुषों पर टिका है जिनका होना हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। उनमें से सबसे ऊपर की पंक्ति जिन महापुरुषों की है, जिन हिंदी के साहित्यकारों की है, उनमें भी प्रेमचंद सर्वप्रमुख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रेमचंद को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट इत्यादि नाम मिले हुए हैं। ये नाम मिलना इनके उच्चतम साहित्यिक स्तर का द्योतक भी है और साथ ही साथ इस बात का भी द्योतक है कि हिंदी साहित्य का जो पूरा ढांचा है उसके उस विधा विशेष में आमूलचूल परिवर्तनकारी ये साहित्यकार रहे हैं। हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसके बीज हमें पुरातन संस्कृत काल से ही मिलते हैं। आधुनिक काल को ओढ़े हिंदी उपन्यास ने अपने आप को बिल्कुल नए परिवेश में ढाला और यह हिंदी उपन्यास का नया परिवेश हमें उस समय और तीव्रता से गति करता दिखा जब हम प्रेमचंद के काल को अपने समक्ष पाते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1915 से पहले के लिखे जा रहे कथा साहित्य को धरती पर लाने के प्रमुख झंडा बरदार हैं। मतलब इसका ये कि जो कल्पना लोक में उपन्यास कहानियाँ लिखी जा रही थी, उन कल्पना लोक की कहानियों को मुंशी प्रेमचंद ने समाज का और वास्तविकता का रूप दिया। हम यह भी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन आदि कई सारे उपन्यास लिख करके अपने आप को हिंदी में स्थापित किया कहना भी गलत होगा। उनकी वजह से हिंदी उपन्यास विधिवत रूप से हिंदी में स्थापित होने के नक्शे कदम पर चला। जिस प्रकार से काव्यशास्त्र की कुछ विधिवत सिद्धांतों के आधार पर हम काव्य की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार गद्य साहित्य की विधाओं के आधार पर हम गद्य साहित्य के तत्वों के आधार पर उस साहित्य की विधा की या उस साहित्य की किसी एक कृति की
हम समीक्षा कर सकते हैं। हिंदी उपन्यास की जब बात आती है तब हिंदी उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों में सबसे प्रमुख उपन्यास है गोदान, और उसके अतिरिक्त जो प्रमुख उपन्यास है जो हमारे सिलेबस में भी हमने ले रखा है और जिसके बारे में हम निरंतर अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, यह जो एक सामाजिक रूप से बहुत अपने आप में सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा सार्थकता समेटे हुए है, जिसने उस समय की जो प्रमुख समस्याएं थी, बेमेल विवाह, गरीबी, इन सबको सामने ला करके समाज के सामने खुले रूप में समस्याओं को रखा, तो वह उपन्यास है निर्मला। हमने निर्मला उपन्यास के बारे में जाना, उसमें आए कथानक के बारे में जाना। आज हम प्रयास करेंगे जानने का कि कथा वस्तु का जो विकास होता है वो किन किन पद्धतियों पर होता है। कथा विकास की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ पद्धतियाँ इस प्रकार हैं: कथात्मक, संवादात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, पूर्वदीप्ति और भावात्मक। आए हम इनको धीरे धीरे अलग अलग समझने का प्रयास करें। पहली पद्धति है कथात्मक। इसे वर्णनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। यह एक सामान्य पद्धति है। इसका एक नाम विवरणात्मक पद्धति भी है। किसी भी घटना या का वर्णन या विवरण प्रस्तुत करना उपन्यास में हम जानते हैं कि आवश्यक होता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। प्रेमचंद जी इसमें माहिर हैं। जब उदय भानु लाल के घर में हस्तमला के विवाह की तैयारी चल रही थी तो किस प्रकार का वातावरण था। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयों की आवाज़ें आ रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयाँ बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक कमरा ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज़ हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जवान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ हैं, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पिता रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता 5 दौड़ते हैं, काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। ज़रा ज़रा सी बात पर घंटों तक वितर्क और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है घी खराब, दूसरा कहता है कि इससे अच्छा घी बाज़ार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊँ। तीसरा कहता है इसमें तो ही खाती है। चौथा कहता है कि तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी नहीं होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है, झगड़े को ख़त्म करना पड़ता है। तो ये पद्धति है, वो कथात्मक पद्धति है। बात कही जा रही है, इस प्रकार से कोई कहानी कही जाती है, उस प्रकार से इस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह एक प्रकार से कथात्मक पद्धति से होता हुआ कथानक के विकास की पहली पद्धति है। दूसरी संवादात्मक पद्धति, हमें इसे नाटकीय शैली भी हम इसे कहते हैं। संवादों के माध्यम से उपन्यास में कथा का विकास होता है। पात्रों की मनःस्थिति का भी पता चलता है। प्रेमचंद संवादात्मक पद्धति के भी एक सिद्धहस्त कथाकार हैं। निर्मला उपन्यास में उन्होंने इतने अधिक मार्मिक संवादों की रचना की है कि पाठक भावुक हो जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए कि तुम जानते हो इसे कोई ठिकाना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, या और भी कुछ। जहाँ कोई बात नहीं, बस
सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है, जितना मैं दबती हूँ तुम और दबाते हो। मुफ्त को और माल उड़ाए, कोई मुँह ना खोले, शराब कबाब में रुपए लूटें, कोई जबान ना हिलाए, ये सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए बोए जा रहे हैं। उदय मोहनलाल, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय मोहनलाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियाँ भी और होंगी जो मर्दों की जूतियाँ सहन करती हैं। उदय मोहनलाल, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। इन संवादों से एक स्त्री के मन की पीड़ा उजागर होती है कि कैसे वह पुरुष के शिकंजे में स्वयं को आहत महसूस कर रही है। यह हुई संवादात्मक शैली, जिसमें लेखक ने एक कहानी के द्वारा आगे बढ़ने की बजाय सीधे जो बातचीत हो रही है उससे उस कथानक का विकास हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक शैली होती है मनोविश्लेषणात्मक। इस पद्धति में पात्रों की सूक्ष्म भावनाओं को देख करके और उसके ऊपर परिस्थितियाँ कैसे असर डाल रही है, इन परिस्थितियों से वह किस प्रकार प्रभावित हो रहा है और उसके व्यवहार में इन परिस्थितियों के कारण किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, ये सब बातें इस पद्धति में ही आती हैं। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह के बाद निर्मला का जीवन लगातार निराशा में डूबता चला गया। इसको वर्णन करने के लिए देखें मनोविश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार से कारगर हुई है। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना, वह जाने का अवसर खोजती रहती। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने को मिलती थी तो वह जाकर हंसती खेलती थी, अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियाँ बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाए थे न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ ले जाना उसने बंद कर दिया। सुधा के साथ बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी और शराबी शराब के नशे में जैसे सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे वहाँ देखकर चकित रह जाता। कहीं कर्कशा कटुभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियाँ अपने घर का रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती थी और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को अपने मन में ही रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं बल्कि हंसने के लिए आती थी। ये हुई मनोविश्लेषणात्मक पद्धति। एक होती है समीक्षात्मक पद्धति। इसमें उपन्यासकार उपन्यास में उपस्थित परिस्थितियों की साथ साथ समीक्षा करता है, जो कि करता ही है। इसमें देखा है हमने पूर्व दीप्ति, इसे कहते हैं पूर्व स्मरण। पहले की कोई घटना भूल जाते हैं, उसे याद दिलाते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्लैशबैक। हमने देखा है कई फिल्मों में कई नाटकों में पात्र अथवा परिस्थितियाँ इस प्रकार बनती है कि एकदम पहले की घटनाएं शुरू हो जाती है। बस यही पद्धति कहलाती है नाटक में पूर्व दीप्ति पद्धति। काव्यात्मक में या भावात्मक पद्धति, अलंकृत शब्दावली में या पद्यात्मक शब्दावली में जब स्थितियों का वर्णन किया जाए तो उसे भावात्मक पद्धति कहते हैं और इसमें प्रेमचंद जी सिद्धांत हम जानते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु एक सशक्त कथा वस्तु है। दूसरा, निर्मला उपन्यास में मुख्य कथा के साथ अनेक उपकथाओं का संयोजन है। हमने जाना निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु एक मौलिक कथा वस्तु है। निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु में उसके मानवीय रूप भी उभर कर सामने आए हैं। निर्मला उपन्यास का कथन स्वाभाविक है और उसमें अनेक कथाओं के साथ संबद्ध है। निर्मला उपन्यास पढ़ते समय पाठक की रुचि लगातार बढ़ती है, क्योंकि उपन्यासकार ने कथात्मक, संवादात्मक, संश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक और भावात्मक पद्धति से उपन्यास को आगे बढ़ाया है। कह सकते हैं कि उपन्यास कथा वस्तु या कथा वस्तु के आधार पर एक सफल उपन्यास है। धन्यवाद। कल हम या अगले वीडियो में हम
हिंदी साहित्य का जो आपके कोर्स है, जो सिलेबस है, उसके बारे में कुछ समीक्षा करेंगे कि कितने प्रकार के हम पुस्तकें पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम पद्य को समझेंगे, और साथ ही आपसे ये मेरा आग्रह रहेगा कि आप तुरंत जो हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं वो खरीद लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको 2 वीडियो से पहले बताया था कि जो मूल पुस्तकें हैं उनकी जो उच्चता होती है, उस उच्चता को वो लोग कभी नहीं छू पाते जो मात्र उसकी समीक्षा करते हैं। तो जिस कथाकार ने, जिस नाटककार ने या जिस कवि ने अपनी कविता, अपने नाटक, इस कथा को जिस उच्च स्तर की साहित्यिकता के साथ लिखा है, उसे अगर हमें साक्षात महसूस करना है, यदि उसे हम उसी रूप में हृदयंगम करना है, तो हमें निश्चित रूप से अपनी आदत बनानी चाहिए कि जब भी हमें ये कहा जाए पुस्तकें खरीदें तो पुस्तकें खरीदें, मूल पुस्तकें पढ़ें तो हम मूल पुस्तकें पढ़ें, और इस प्रकार से हम अपनी हिंदी का विकास करें। धन्यवाद।